नमस्कार, न्यूजीलैंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिफ खान। न्यूजीलैंड में आज हम खुलासा करने जा रहे हैं साईं प्रसाद ग्रुप जैसे मीडिया का कैसे वो इस्तेमाल करता है, कैसे उसके पत्रकार कंपनी के इशारों पर करते हैं अवैध काम, कैसे मीडिया को शर्मसार करने वाले कारनामों को देते हैं अंजाम, कैसे अपने काले धंधे को साईं ग्रुप देता है मीडिया की आड़ में अंजाम। जब साईं ग्रुप की किसी कंपनी पर होती है छापेमारी तो कैसे उनके मुलाजिम करते हैं पुलिस और प्रशासन को मैनेज, कैसे संजय दीक्षित, एसपी त्रिपाठी और हेमंत देते हैं मालिकों के आदेश को अंजाम। ये कोई स्टिंग नहीं है। मीडिया की आड़ में चिटफंड का गोरख धंधा। चिटफंड कंपनियां कर रही हैं मीडिया का इस्तेमाल। हिट लिस्ट में सबसे पहले है साईं प्रसाद की चिटफंड कंपनी का नाम। साईं प्रसाद का न्यूज चैनल है न्यूज एक्सप्रेस। न्यूज एक्सप्रेस के पर्दे में साईं प्रसाद का चल रहा है काला धंधा। ठगे जा रहे हैं लाखों लोग। इनके खिलाफ दर्ज हैं देश के कई राज्यों में एफआईआर। साईं प्रसाद बंद कर चुका है हम वतन अखबार। सैकड़ों पत्रकार हो गए बेरोजगार। अब बारी है न्यूज एक्सप्रेस की। हमारे पास हैं पुख्ता सबूत, सीडी और बहुत सारे दस्तावेज। हमारे सवालों का नहीं दिया एक भी जवाब। हम करेंगे साईं प्रसाद के गोरख धंधे का पर्दाफाश, साईं प्रसाद के कारनामों का सबसे बड़ा खुलासा। आज हम आपको दिखाएंगे वो कबूलनामा जो पूरी बेशर्मी से न्यूज एक्सप्रेस के पत्रकार करते हैं। ये कबूलनामा उस सम्मेलन में किया गया जो गोवा में आयोजित हुआ। आइए सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं पत्रकारिता को शर्मसार करने वाले कबूलनामे के कुछ अंश। आपको वहीं से इत्तेफाकन बाबा की कृपा हुई कि मैंने फोन लगाया। डीजीपी सामान्यतः फोन ही नहीं उठाते हैं, 2 दिन बाद अपॉइंटमेंट मिलता है। उन्होंने फोन उठा लिया। फोन उठाया, मैंने कहा भाई साहब मैं अभी मिलना चाह रहा हूँ 2 मिनट। बोले क्या हो गया, फोन बताओ। वो डीएसपी सुन रहा था, उसने सोचा इसे दे रहे होंगे। इत्तेफाकन मैंने वकील को लेके गया, उनसे मुलाकात हो गई। उन्होंने बोला यार मैं इस मामले में, हमने कहा नहीं आज तो मेरी इज्जत का सवाल है, बोलना है आपको। उन्होंने बोला, आईजी को बोला, आईजी ने उनको बोला, जो वर्मा जी गए थे एडिशनल एसपी आजकल मंदसौर के एसपी, उन्होंने मंदसौर जाने के बाद फिर किया था, वो भी अभी तक मंदसौर में कुछ हुआ नहीं हमारा। बाबा की कृपा है, मेरी कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं सील करके जाऊंगा, आपको ले जाने की बात कर रहे थे, बोले अभी सील करूंगा, हटो यहां से। और भागते हुए गए थे सारे पुलिस, आप बताइए ना, पुलिस वाले भागते हुए गए थे अपने ऑफिस से कि नहीं? ये बाबा की कृपा है। मिश्रा जी का फोन आ जाता है रात में 1 बजे। क्या हुआ? अरे दादा एक प्रॉब्लम हो गई रीवा में। क्या हुआ? बोले 2 एजेंट आपस में लड़ गए हैं, एक रिपोर्ट लिखाने जा रहा है, देखिए वो रिपोर्ट न लिखा पाए। हमने कहा साहब वो 2 एजेंटों को मनाए ना पहले। हमने कहा वो रिपोर्ट तो कंपनी के खिलाफ। अरे बोले कंपनी के आदमी है ना, उनको किसी तरह छुड़ाना है। अब रात में 2 बजे हम दोनों फोन लगा के उसको उठा रहे हैं वहां के स्टिंगर को, भैया तू वहां थाने के बाहर खड़ा रहना। दोनों आए, दोनों को मार के भगाना, मारना जरूर दोनों। कानपुर की संभवतः घटना नहीं होती अगर वहां का स्टिंगर और मैनेजर आपस में सामंजस्य रखते। मैं विश्वास से कहता हूं और समय पे दोनों के, तो वो स्टिंगर इतना तो कर सकता था कि पुलिस आ रही है आप दाएं बाएं हो जाओ। सागर और इस तरह 6-7 में ब्यूरो बनाऊंगा जहां का वो खुद। सर मैं आपका इस बात पे समर्थन करना चाहूंगा क्योंकि 29 अगस्त 2012 मैं ग्वालियर में उस समय पदस्थ था। तो वहाँ के 2 थे, एक हम वतन की तरफ से, एक न्यूज एक्सप्रेस की तरफ से। उस दिन मेरा पसीना तक छूट गया था। हमारे साथ डबरा के बैठे हुए मैनेजर ये भी वही थे। बहुत बुरी तरीके से पसीना छूट गया था जब हमारे सामने 25 से 30 होमगार्ड और 3 एसडीएम, एक विरसा मुखर्जी ग्वालियर का पूरा मैटर देखते हैं। उस समय कम से कम 50 मीडिया वाले मौजूद थे। सिर्फ 2 बंदे जिन्होंने पूरे मीडिया को लड़ा था, एक नवीन नायक जी, एक हम वतन की तरफ से गुप्ता जी है, जिन्होंने कंपनी का इतना फेस किया था कि मीडिया वाले पसीना डाल के नीचे उतर गए। तो स्टिंगर सबसे ज्यादा साधना छोड़ चुका हूँ साहब, संबंध हमारे थे। 5 मिनट में रुकी थी ब्रेकिंग साधना में, सहारा वाला चलाने लगा। सहारा वाला जो वहां है वो हमसे नौकरी न्यूज एक्सप्रेस में मांगने के लिए आ रहा है। उसको मैंने नौकरी, हमने कहा यार बॉस, बोले सर पूरा मीडिया है, मेरी नौकरी चली जाएगी अगर मैं नहीं चलाऊंगा। साधना वाला जहां छोड़ के गया था वो घुसा पड़ा है। बाद में उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे नवीन नायक को मैं लगातार हर 2 मिनट में, अब क्या हुआ, बोले एसडीएम चला गया। हमने कहा अब क्या हुआ? हमने कहा जरूरत पड़े तो मैं ऊपर से सीएम हाउस से फोन कराता हूँ। बोले नहीं सर मैं भी बता दूं।
अंततः बाबा की कृपा साल हुआ। उससे बोलता है कुछ पैसा दिलवा दो। उसने हमें फोन किया, मैंने उसको फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया। मैंने दूसरे नंबर से फोन किया, उसने उठाया, हेलो। हमने कहा तुम्हारी इतनी बड़ी औकात हो गई कि न्यूज एक्सप्रेस से पैसे मांग रहे हो? नहीं सर, मैंने तो बोले नहीं। हमने कहा देखो यही है हम भी तुम भी, कभी तुम मेरे पास नौकरी मांगने आओगे, आज वो दिन उस साधना वाले के लिए आ गया है। उसका बायो रिज्यूम मेरे पास आ चुका है कि चैनल आ रहा है। चेयरमैन के साथ अगर बात करें एमडी साहब, तो साईं प्रसाद ही नहीं, प्रदेश, देश, बल्कि उसके बाहर भी अगर युवाओं के लिए कोई प्रतिमूर्ति हो सकता है, रोल मॉडल हो सकता है, वो बिजनेस के लिए एमडी साहब। चलिए अब आपको दिखाते हैं साईं ग्रुप के ऊपर किन किन धाराओं के तहत और इस ग्रुप के किस किस अधिकारी के ऊपर क्या क्या मामले दर्ज हैं। नाम साईं का, काम फरेब और जालसाजी का। साईं प्रसाद करता है फरेब का धंधा, सेबी के आदेशों की नहीं करता है कोई परवाह। अदालत के आदेश पर हुई है साईं प्रसाद की कंपनियों के खिलाफ एफआईआर। महाराष्ट्र के ठाणे में एफआईआर नंबर है 62/06/06/04/2014। साईं प्रसाद की 2 कंपनियों और 3 लोगों के खिलाफ दर्ज है जालसाजी और निवेशकों से अवैध तरीके से धन उगाही का मामला। आरोपी नंबर 1 साईं प्रसाद फूड्स लिमिटेड। आरोपी नंबर 2 साईं प्रसाद प्रॉपर्टीज लिमिटेड। आरोपी नंबर 3 कंपनी का चेयरमैन बाला साहब भापकर। आरोपी नंबर 4 साईं प्रसाद की पत्नी और कंपनी की डायरेक्टर वंदना भापकर। आरोपी नंबर 5 साईं प्रसाद का बेटा और कंपनी का डायरेक्टर शशांक भापकर। साईं के धंधे में शामिल है उसका बेटा और उसकी पत्नी। तो साईं ग्रुप किस तरह से मीडिया का इस्तेमाल कर लोगों से उगाही करता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है। दुष्यंत शर्मा जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। प्रोफेसर जेडी अग्रवाल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनोज वर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। दुष्यंत जी, शुरुआत तो आपसे करते हैं। किस तरह से साईं ग्रुप मीडिया का इस्तेमाल करके लोगों से उगाही करता है? कितना शर्मसार है मीडिया का गलत इस्तेमाल करना? आप जो व्यक्तिगत इसका एक नाम ले रहे हैं, मैं उससे वाकिफ़ नहीं हूँ जी, लेकिन मैं आपको एक बात आपसे कहता हूँ कि जो मीडिया है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और बहुत मजबूत स्तंभ है। वो लोगों का जो विश्वास है वो उसके प्रति रहता है और देश का विश्वास भी उससे जमता है, उससे चलता है। तो अगर मीडिया का कोई सहारा लेके, चाहे वो कोई चिटफंड कंपनीज़ हों या दूसरे काम हों या कोई एक्सप्लॉयटेशन का मामला हो या कुछ इस तरह की बातें हों जो व्यापारिक हों और जिसमें जो हम लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो मीडिया का इस्तेमाल करते हैं वो नहीं कर रहे हों और उसको हम मिसयूज़ कर रहे हों और या भावनात्मक शोषण कर रहे हों, तो वो बहुत गलत है और उस देश में बहुत बुरा मैसेज उसका जाता है। बिल्कुल। और लोकतंत्र के लिए एक खतरा भी पैदा करता है कि जिस मीडिया पे इतना विश्वास देश का है, देश की जनता जितना विश्वास उस पर रखती है, क्योंकि सुबह उठ के वो सबसे पहले मीडिया की बातों को ही देखती है, चाहे वो अखबार के जरिए देखे और चाहे वो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसके जरिए देखे। तो अगर वो फोर्जरी का काम करते हैं, जालसाजी का काम करते हैं, धोखे का काम करते हैं या गलत इन्फॉर्मेशन सूचना देने का काम करते हैं, तो ये बहुत बड़ा आघात हो सकता है आने वाले समय में लोकतंत्र के लिए, देश के लिए, और ये एक अच्छा सिम्टम नहीं है डेमोक्रेसी में। लिहाजा इनको जो इनका विश्वास है उसको कायम रखना चाहिए और इस तरह का ही काम करना चाहिए जो उनका काम है, क्योंकि पत्रकारिता का और लोकतंत्र का दामन चोली का साथ है। अगर उसमें किसमें भी गिरावट आएगी, खासतौर से पत्रकारिता में गिरावट आएगी, तो हमारा लोकतंत्र बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको बचा पाना आज के कंटेक्स्ट। बिल्कुल। अग्रवाल जी, जैसे मीडिया को संविधान का चौथा स्तंभ कहा जाता है, जब कहीं से न्याय नहीं मिलता है तब भी नजरें लोगों की मीडिया की तरफ होती है, लेकिन जब इस तरह के लोग, इस तरह का ग्रुप मीडिया का गलत इस्तेमाल करता है और सिर्फ अपने पैसे उगाही करता है, तो ये कितना शर्मसार है। ये वाकई एक बहुत शर्मनाक बात है कि इस प्रकार से मीडिया का प्रयोग किया जाता है। जी।
मीडिया किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए एक कॉन्शियस कीपर है। सोसाइटी के जो इंटरेस्ट हैं उनका रक्षक है, और अगर वही उस प्रकार से रक्षक ही एक भक्षक बन जाए तो ये एक बहुत बड़े दुख की बात है। इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि ज़रूरी बात ये है कि जहाँ मालिक पत्रकारों को, मीडिया के जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं उनको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ साथ सरकार भी उतना ही उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है। सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि किसी भी प्रकार कोई भी मीडिया चैनल किसी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन ना कर पाए। ये रेगुलेटरी एजेंसी का काम है, क्योंकि एक मीडिया को ये उजागर करना कि देश में किस प्रकार की मितव्ययताएँ हो रही हैं, किस प्रकार का भ्रष्टाचार है, किस प्रकार सोसाइटी की समस्याओं को आगे पहुंचाया जा सकता है, किस प्रकार उनका समाधान ढूंढा जा सकता है, ये सब मीडिया का काम है। लेकिन अगर मीडिया ही ये काम करने लगे कि वो रक्षक की जगह भक्षक बन जाए, सोशल एक्टिविस्ट ना होकर के बल्कि एक डाकू के रूप में काम करने लगे, तो ये एक बड़े दुख की बात है। इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जब लाइसेंसेस दिए जाते हैं उस समय इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार से एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म होना चाहिए, लोग जाकर के बात कर सकें, लोग जाकर के उस चीज को आगे बढ़ा सकें। कहीं ना कहीं लाइसेंस देकर ही छोड़ देना नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं निगरानी भी उस पर रखना चाहिए कि जिनको लाइसेंस दिया है क्या वो सही इस्तेमाल कर रहे हैं या गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनका लाइसेंस रद्द करना चाहिए। मनोज जी, हमने दिखाया किस तरह से किन धाराओं के तहत इनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, और ये आपका नहीं, एक लंबे वक्त से इसी तरह से ये गोरख धंधा चलाते आ रहे हैं। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि आखिर इनके खिलाफ कार्रवाई होती क्यों नहीं है। देखिए, साई प्रसाद ग्रुप जो गोरख धंधा कर रहा है और जिस तरह का दिखाया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से कि कैसे अपने धंधे के लिए कैसे छोटे जो बेचारे अपना पैसा बचाते हैं और उनका निवेश के नाम पर किस तरह उसकी लूट मचा रखी है इस साई प्रसाद ग्रुप ने। जिस प्रकार की खबरें इनके खिलाफ अखबारों में छपी हैं, तमाम तरह के समाचार पत्रों में छपी हैं, जिस प्रकार को लेकर सेबी ने सवाल उठाए हैं, यह बेहद चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि देश की पत्रकारिता ने किसी को लाइसेंस इस बात के लिए नहीं दिया है कि वो गरीबों का पैसा उगाए और मीडिया का इस्तेमाल अपने धंधे को बचाने के लिए करे। इसका किसी को ठेका नहीं दिया गया है, वो चाहे कोई भी ग्रुप हो, वो चाहे कोई भी संस्था हो, वो चाहे कोई भी मालिक हो। इसलिए मुझे लगता है कि भारत सरकार को, सेबी को, वित्त मंत्रालय को, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को, जितनी भी संस्थाएं हैं, ऐसी संस्थाओं को, चाहे वो साई प्रसाद ग्रुप हो या कोई और हो, जांच करनी चाहिए कि ये मीडिया के नाम पर किस तरह का धंधा कर रहे हैं, किस तरह अपने निवेशकों को लूट रहे हैं, किस तरह निवेशकों को गुमराह कर रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। बिल्कुल मनोज जी, इसकी जांच होना चाहिए। दुश्मन जी, जिस तरह से हमने आपको दिखाया था, ये साई ग्रुप के पत्रकार थे, जिस तरह से कह रहे थे कि किस तरह से अधिकारियों को सेट किया जाता है, किस तरह से पुलिस को दौड़ाया जाता है। ये एक कैमरे के सामने उन्होंने कहा है। कितना शर्मसार है कि उस पत्रकार का काम क्या है, समाज की सेवा करना, और किस तरह से बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, किस तरह से बयान दे रहे हैं। कितना शर्मसार है ये। दुश्मन जी, नहीं, बहुत निंदनीय कार्य है और देश को भी शर्मसार करने वाला है। दूसरा, जो मीडिया है उससे विश्वास भी उठाने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपका RTI है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो है वो भी मीडिया से ही जुड़ा है। तो सबसे पहले आप ही लोग सूचना देते हैं और देश में लोगों का बहुत विश्वास मीडिया के प्रति है। उन लोगों को, जो आम नागरिक है, उसका विश्वास भी मीडिया से ही जमता है। अगर इस तरह की संस्थाएं जो चिटफंड का काम करती हैं या एक्सप्लॉयटेशन करती हैं और उसको फिर मीडिया के जरिए और भी गरीबों को लूटती हैं, इस तरह का प्रभाव दबावपूर्ण व्यवहार करती हैं और मतलब लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा करती हैं, तो ये बहुत शर्मनाक बात है, बहुत दुखदाई बात है। हमारे देश के लिए ये और भी खतरनाक है, क्योंकि जहां मैंने तो देखा है ऐसे लोग, ऐसे पत्रकार देखे मैंने, जो यंग एज के भी मैंने पत्रकार देखे हैं। आप जैसे, हम जैसी एज के पत्रकार हैं जो बेचारे चाय भी नहीं पीते हैं। हम लोग कहते हैं, आइए भाई साहब, आइए 2 मिनट खड़े हो जाएं, जरा बैठ के चाय पी लें। बोले नहीं भाई साहब, आपके साथ चाय नहीं पियेंगे। और जो सीनियर पत्रकार थे उनमें तो मैं बहुतों को जानता हूँ जो कभी किसी के ऑफिस में ही नहीं गए, वो किसी पार्टी के ऑफिस में ही नहीं जाते थे। वो कहते हैं नहीं भाई साहब, पार्टी को, हमें तो अभी इनका इंटरव्यू लेके आए हैं, पार्टी ऑफिस में जाके कैसे चाय पियेंगे आपके साथ, कैसे बैठेंगे आपके साथ। तो वो एक करेक्टर, ये करेक्टर है मीडिया का, और उसी करेक्टर को उनको मेंटेन करना चाहिए। यही सिद्धांत है मीडिया का।
और देश को बचाने में, लोकतंत्र को बचाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मीडिया का। बिल्कुल, लोगों के विश्वास को बचाने में बहुत बड़ा मीडिया कंट्रीब्यूशन का है मीडिया हाथ का। है। अगर इस तरह के लोग मीडिया में आएंगे और इस तरह की हरकतें करेंगे तो देश का क्या होगा, समाज का क्या होगा, मीडिया का क्या होगा और हमारी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का क्या होगा। बिल्कुल अग्रवाल जी, जिस तरह से मीडिया का निर्माण हुआ है और मीडिया का काम है समाज की सेवा करना है, लोगों के दुख दर्द जो है उनको सामने करना है, सरकार तक उनकी बात पहुंचाना है, सरकार की बात लोगों तक पहुंचाना है। लेकिन क्या लगता है अब इस तरह की खबरों के बाद किधर जा रहा है मीडिया? कुछ मीडिया चैनल है या कुछ ग्रुप हैं जो बाकी की मीडिया है उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि सरकार को इस तरफ जो है कदम उठाना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पत्रकार का पहला कर्तव्य है कि वो निष्पक्षता से कार्य करे और इसके लिए ये जरूरी है कि उसको एक किसी प्रकार की सिक्योरिटी ऑफ सर्विस होना चाहिए जी। और जब हम रेगुलेटरी एजेंसीज तैयार करते हैं, सरकार इस चीज़ को देखती है तो ये चीज़ इंश्योर करे कि उन लोगों को रिकग्निशन दे और रिकग्नाइज करे जो लोग बिल्कुल निष्पक्ष हैं। इस प्रकार से ज़रूरी बात है और हर मीडिया के लिए ये ज़रूरी होना चाहिए कि सरकार के मान्यता प्राप्त पत्रकार, जिनको कि हम कह सकते हैं कि रिकग्नाइज पत्रकार हैं, उनको हायर करे ताकि एक रेगुलेटरी ऑटोमेटिकली मैकेनिज्म है जो पत्रकार की निष्पक्षता उसके अपने चरित्र के ऊपर निर्भर करती है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से उसको हायर कर लिया गया और उसको आगे बढ़ाया गया तो ज़रूरी बात है वो बिक सकता है। पत्रकार भी एक इंसान है। लेकिन इसके साथ साथ जैसा कि आपने कहा, ये एक अच्छी बात है कि आपका ये चैनल इस चीज़ को उठा रहा है और पत्रकार के अपनी जो ड्यूटीज़ हैं वो बिल्कुल क्लियरली आइडेंटिफाई होनी चाहिए। कम वट में अभी तो इस समय समस्या ये है इस देश में कि ब्यूरोक्रेसी जो कि पहले निष्पक्ष हुआ करती थी अब उतनी निष्पक्ष नहीं है। उसको भी डर लगता है कि कहीं किसी भी प्रकार से सरकारी जो मंत्री हैं या पॉलिटिशियंस हैं या उनके जो बॉसेस हैं अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए उनको फोर्स कर सकते हैं किसी गलत काम करने के लिए। मैं समझता हूं कि एक अगर प्राइवेट चैनल है उसके लिए ज़रूरी है कि सेल्फ रेगुलेशन हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन हो। तीसरी चीज़ एक अकाउंटेबिलिटी हो और चौथी चीज़ ये है कि उसके ऊपर एक इमीडिएट एक्शन हो। जैसे ही कोई भी चैनल अपने सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए अपने मीडिया को प्रयोग करता है, मीडिया का अभिप्राय है अपनी न्यूज़ ना दे करके दुनिया भर के न्यूज़ को देना। दुनिया भर में जो हो रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को आगे बढ़ाना। बिल्कुल, जो पॉजिटिव है उसको भी आगे बढ़ाए, जो गलत हो रहा है उसको उभारे, दुनिया के सामने रखना, सरकार के सामने रखना, जिससे सरकार जो है इस चीजों पे अंकुश लगा सके और गरीब लोगों की कहीं ना कहीं मदद कर सके। लेकिन जिस तरह से साई ग्रुप कर रहा है पूरे मीडिया के लिए एक कलंक है, मीडिया को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो थाने में साई ग्रुप के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। चलिए आपको सुनाते हैं थाने पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर। कदम साहब, ये बताइए, साई प्रसाद के मामले को लेकर थाने सिटी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज हुई है, क्या है ये मामला और किस तरह से कार्रवाई करेगी पुलिस? CR नंबर 62/14 62/14 दिनांक 6/4/14 रोजी CRPC 156(3) प्रमाणे, भादवी कलम 420 345 प्रमाणे, प्रोहिबिट चिटिंग ॲक्ट, मनी सोलिसिटेशन स्कीम बॅनिंग ॲक्ट 1978 प्रमाणे CR दाखल झालेला आहे। ये जो मामला है ये किसके खिलाफ हुआ है और ये इस मामले को लेकर क्या स्थिति है, क्या कार्रवाई करेगी पुलिस? मैं साई प्रसाद कुड्स लिमिटेड, मुख्य प्रादेशिक कार्यालय, एकला मजला, गोपीनाथ प्लाझा, दामोदर अपार्टमेंट समोर, दत्त मंदिर रोड, ठाणे। 2 नंबर साई प्रसाद प्रॉपर्टीज लिमिटेड, 3 नंबर श्री बाळासाहेब के आयकर, 4 श्रीमती आयकर,
बापकर बापकर। 4 नंबर श्रीमती वंदना बी बापकर, श्री शशिक बी बापकर, वरील 3 ते 5 आरोपी नंबर 1 प्रमाणे व इम्प्रोविंग इस्टेट CB 1 बिल्डिंग 202/203 मुंबई पुणे रोड चिंचोड़ी पुणे 19 इसके खिलाफ कंप्लेंट दाखिल हुआ है। तो इसको तो पूरा होने के बाद हम इसको कार्रवाई होने वाला है। क्या पुलिस भापकर को अरेस्ट करेगी? पूरा होने के बाद हमको अरेस्ट करने वाले हैं ना, जब तक पूरा होगा तो अरेस्ट करने वाले हैं हम। ये जो भापकर है, ऐसा माना जाता है कि ये बहुत हेवी वेटेड बिजनेसमैन है, तो क्या इतना होने के बावजूद थाने पुलिस धैर्य के साथ इनके साथ निपटारा कर पाएगी? पुरावा मिलने के बाद हम किसी को भी नहीं छोड़ते, जब तक पुरावा नहीं मिलता हम तलाश करेगा, हम उसको कार्रवाई करने वाले हैं हम। दुष्यंत जी, जिस तरह से हमने पुलिसकर्मी है थाने के, उनकी आपको बाइट दिखाई, मामले दर्ज है उनके ऊपर, साईं जो परिवार है उसमें ज़्यादातर लोगों के खिलाफ मामले दर्ज हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि मीडिया का बड़ा ग्रुप है, राजनीति में कहीं ना कहीं पकड़ है, प्रशासन जो है पूरी तरह से साठगांठ है, जिस तरह से उनके पत्रकार कह रहे हैं। क्या यही वजह है कि अब तक कार्रवाई नहीं हो पाई है, पुलिस ने अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की है? नहीं, जो पृष्ठभूमि पुलिस वाले बता रहे हैं उससे तो लगता है कि शायद यही वजह रही होगी कि वो काफ़ी सक्षम लोग हैं, लेकिन फिर भी जो कानून है, कानून को अपना काम करना चाहिए, जांच एजेंसीज को अपना काम करना चाहिए, और जो अपराधी है, अपराधी के साथ में अपराध वाला व्यवहार ही करना चाहिए। उसमें चाहे कोई कितना बड़ा हो, चाहे उसके कितने संपर्क हों, और वो चाहे कहीं भी कोई संबंध रखता हो, उसको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। इसमें चाहे वो कोई भी न्यूज़ हो, कोई भी, अगर वो जनता के विश्वास को धोखा दे रहा है, और अगर वो कोई भावनात्मक शोषण कर रहा है, या कोई फाइनेंशियल लॉस किसी को पहुंचा रहा है, या इस तरह की कोई हरकत कर रहा है जो हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत गलत है, तो उनको तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए। इसमें कोई सरकार हो, कोई दल हो, या वो लोग किसी मीडिया से संबंध रखते हों, क्योंकि मीडिया वो डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है, और उसके बगैर डेमोक्रेसी कहीं कुछ नहीं है। मैं समझता हूं कि उसे तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, और कार्रवाई करके इन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन अग्रवाल जी, जिस तरह से हमने उनके साईं ग्रुप के जो पत्रकार थे, साइटिंग वाली आपको बात दिखाई थी, किस तरह से साइटिंग हो जाती है, पुलिस वाले जो है वो दबाव में काम करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कार्रवाई होगी कैसे, जब पूरा जो प्रशासनिक अमला है उसको कब्जे में करे पड़े हैं, प्रॉपर्टी के कई मामले उनके ऊपर दर्ज हैं, फ्रॉड के मामले दर्ज हैं, आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इसके ऊपर बड़ा सवाल इस बात का है। देखिए, ये बात काफ़ी कुछ कही जा सकती है कि पुलिस वालों के ऊपर काफ़ी दबाव होता है, लेकिन इसके साथ साथ ऐसा भी देखने में आया है कि कुछ पुलिस अफसर्स बिल्कुल अपराइट होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, सिंसियर होते हैं, और अपने काम को निष्पक्षता से करते हैं। ये ज़रूरी बात है कि किसी भी देश में डेमोक्रेटिक सेटअप में उनको अपने बॉसेस को, या मंत्रीगण, या पॉलिटिशियंस, या किसी और इन्फ्लुएंस में आकर के कुछ काम करने पड़ सकते हैं जी। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि निष्पक्षता बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अगर ऐसा सिस्टम चरमरा जाएगा, तब ये ज़रूरी बात है कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा ईमानदार शरीफ आदमियों के लिए रहना, क्योंकि पुलिस एक प्रोटेक्शन का फोर्स है जो प्रोटेक्ट करती है, लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखती है, लोगों के इंटरेस्ट को बचाने की कोशिश करती है, चोरों को, डाकुओं को, धोखेबाजों से बचाने का प्रयत्न करती है जी। ये जरूरी बात है, कुछ गलतियां उनसे हो सकती हैं। ये भी जरूरी बात है कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो करप्ट हों, जो ब्राइब लेते हों। ये भी हो सकता है कि कुछ इन्फ्लुएंस में कुछ काम करना उनको पड़ सकता है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि पूरा पुलिस फोर्स गलत है, बिल्कुल। लेकिन ये जरूरी बात है कि जो सक्षम है, सक्षमता कितनी भी हो, लॉ के जो हैंड्स हैं वो बड़े लंबे हैं, बिल्कुल। देर कानून के हाथ लंबे हैं, आज नहीं तो कल कार्रवाई होगी। मनोज जी, नहीं लगता है जो पूरी पत्रकारिता को बदनाम कर रहे हैं, पत्रकारिता के नाम पर पैसे की उगाही कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, ऐसी दुकानें बंद होना चाहिए जो बदनाम कर रही हैं पत्रकारिता को? पहली बात तो ये है आसिफ जी, जिनके घर खुद शीशे के हों वो दूसरों को पत्थर नहीं फेंका करते जी। और पत्रकारिता का जिस प्रकार का इस्तेमाल ये चिटफंड कंपनियां कर रही हैं, ये बेहद खतरनाक इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश के संविधान के लिए, इस देश का जो आम नागरिक है उसके लिए। मैं नागरिक शब्द इसलिए कह रहा हूं कि चिटफंड कंपनियों ने मीडिया को अपने गोरख धंधे
बचाने के लिए, अपने सारे उस गड़बड़ियों को छुपाने के लिए मीडिया का जिस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं वो बेहद खतरनाक संकेत है। मैं देखता हूं कि 90 के दशक से ही एक चलन बढ़ा देश की पत्रकारिता में कि चिट फंड कंपनियां कुकर मुत्ते की तरह देश में उगाई और सबने अपने धंधों को बचाने के लिए मीडिया की आड़ ले ली। किसी ने उस समय अखबार निकाल लिए, किसी ने मैगजीन निकाल ली और 2000 के बाद इन चिट फंडियों ने टीवी चैनल खोल लिए बड़े बड़े। अब चिट फंड का काम अलग है, मीडिया का काम अलग है। मीडिया जनता के लिए है, जनता के अन्याय की आवाज मीडिया उठाता है। चिट फंड कंपनियां क्या कर रही हैं इस देश की? चिट फंडिये क्या कर रहे हैं? जो माँ बाप अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा जमा करवाते हैं उस पैसे को कहां गायब कर देते हैं? जो माँ बाप अपने बच्चे के पढ़ाने के लिए पैसा देता है वो पैसा कहां गायब कर देते हैं? ये चिट फंडिये पैसा लेकर कहां भाग जाते हैं? उस पैसे का कहां इस्तेमाल करते हैं? वो पैसा कहां डूब जाता है आम नागरिक का? इस सवाल को मीडिया उठाता है और जब मीडिया इस सवाल को उठाता है तब ये चिट फंडिये उस मीडिया को बदनाम करते हैं कि साहब ये मीडिया वाले ऐसे हैं। सबसे पहले मैं मांग करूंगा, सबसे पहले मैं चाहता हूं भारत सरकार इस प्रकार का नियम बनाए कि चिट फंडिये और ये जो अखबार जो मीडिया का काम है दोनों अलग अलग हों। आप चिटफंड कंपनी भी चलाएंगे और मीडिया का धंधा भी करेंगे, आप गोरख धंधे भी करेंगे और गोरख धंधों को छुपाने के लिए मीडिया की आड़ भी लेंगे। ये दोनों बातें नहीं चलेंगी। देखिए बिल्कुल दुष्यंत जी, क्या अपना जो काला कारोबार चल रहा है चिटफंडियों का और प्रॉपर्टी में जो घोटाले हो रहे हैं, क्या चैनलों के ज्यादातर लाइसेंस आ रहे हैं? आप देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी डीलरों के अब चैनल आ रहे हैं। क्या अपना गोरख धंधा छुपाने के लिए इस तरह के चैनल आ रहे हैं जिस तरह से साईं ग्रुप कर रहा है? एक बड़ा उदाहरण है, हमने आपको दिखाया कि थाने में किस तरह से मामला दर्ज है। नहीं, थाने में जो ऑफिसर्स थे वो बिल्कुल साफ साफ कह रहे थे। प्रोफेसर जेडी अग्रवाल साहब भी इस बात को कह रहे थे कि कुछ अच्छे लोग हैं, उन अच्छे लोगों में से वो भी हैं जो साफ साफ बता रहे थे कि इनके खिलाफ केस दर्ज है और हम कार्रवाई भी कर रहे हैं और हम किसी को छोड़ते भी नहीं हैं। दूसरा जो सारी जो बात थी जिसमें कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं, वो मनोज साहब ने सारी बात कही कि भाई ये किस तरह ये लोग बदनाम करते हैं और क्या जो देश का कैरेक्टर है उसको किस तरह ख़राब करते हैं। मैं भी बहुत सारे ऐसे पत्रकारों को जानता हूं जो मात्र कभी महीने में 1-1.5 पेज का निकालते हैं और वो एक दिन शाम को बैठते हैं और कैंची से सारा कुछ काटते हैं, सीजर से काट के और वो बना के अपना नेक्स्ट डे उनका अखबार आता है और उसमें वो एडवर्टाइजमेंट के लिए भी वो एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ऐसा है। अब उसको जब पत्रकार जगत, आप जैसे चैनल जो ऐसे चैनल्स हैं अग्रणी बन के अग्नि भूमिका निभाते हुए जब उस बात को उठाएंगे तो देश में एक अच्छा मैसेज जाएगा और जो ईमानदार लोग हैं उनका साहस भी बढ़ेगा। सरकार भी आपके साथ खड़ी होगी। यूपीए 2 की सरकार है, हम लोग भी हम लोगों की हमारी कांग्रेस लेड गवर्नमेंट है, तो हम भी आपसे ये वादा करते हैं कि हमारी सरकार भी आपके साथ खड़ी हो जाएगी। लेकिन इसमें ज़रूरी है कि जनता का खड़ा होना, क्योंकि जनता भी इस बात को उजागर करे, वो भी कहे, वो भी चुप ना रहे और जो पत्रकार हैं वो भी इस बात को आपकी तरह कहें। जैसे आप लोग एक अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, वो एक सराहनीय कार्य है। देश हित में है, समाज हित में है, डेमोक्रेसी के हित में है और आम नागरिक के हित में है। बिल्कुल अग्रवाल जी, लगता नहीं कि वक्त अब ऐसा आ गया है जिस तरह के कई ऐसे चैनल हैं, मीडिया ग्रुप हैं कि जो पत्रकारिता को, पूरी पत्रकारिता को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो पाक साफ पत्रकारिता है, लोग दिलो जान से लगे हुए हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों के जो दुख दर्द है उसको उजागर कर रहे हैं, सरकार के पास तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इन लोगों की वजह से पूरी पत्रकारिता बदनाम हो रही है। कहीं ना कहीं जो पाक साफ काम हो रहा है उस काम पर दाग लग रहा है। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। सरकार को ऐसे लोगों की, जितने भी मीडिया इस तरह के काम कर रही है, उस पर कहीं ना कहीं निगरानी रखना चाहिए, अंकुश रखना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इनके लाइसेंस रद्द होना चाहिए जिस तरह के साईं ग्रुप कर रहा है काम। देखिए, जहाँ तक पत्रकारों को बदनाम करने की बात है, इन जनरल ये बड़ा मुश्किल है। किसी भी सिस्टम में मैं ये समझता हूँ कि मेजॉरिटी जो लोग हैं वो ईमानदार हैं, अच्छे हैं। करप्ट से करप्ट डिपार्टमेंट में, करप्ट से करप्ट सिस्टम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेजॉरिटी है, 70, 60, 70, 80% लोग जो अच्छे हैं, ईमानदार हैं। इसलिए ये सिस्टम चल रहा है, इसीलिए लोग आराम से मूव कर रहे हैं। ये ज़रूरी बात है। ये होता है कि कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं, कमियां होती हैं, कुछ अपराध होते हैं, लेकिन अपराधों का मतलब ये नहीं है कि अगर 16 करोड़ लोग 122 करोड़ लोग भारतवर्ष में हैं तो 122 करोड़ लोगों के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। कितने लोगों के साथ एक दिन में अपराध हो रहे हैं, वो ऐसी चीज़ देखने की है। पत्रकार ज़्यादातर ऐसा देखने में आए हैं। मैं खुद पत्रकारिता करता हूं, फाइनेंस इंडिया का चीफ एडिटर हूं। मेरे को पिछले 25 साल से मैं इस जर्नल को एडिट कर रहा हूं और हम बिल्कुल निष्पक्षता से जो भी लिखते हैं वो
लेकिन एक टेक्निकल जर्नल है, सो सामाजिक जर्नल नहीं है, तो उसको हम निष्पक्षता से करते हैं। ऐसा भी देखने में आया है कि अगर एक भारतीय फॉरेन कंट्री में जर्नल में अपना आर्टिकल भेजता है तो वो जब रिव्यू के लिए कहीं जाता है तो उस रिव्यू के लिए अपने स्टूडेंट को कोई दे देता है और वो उसको पब्लिश कर लेता है अपने नाम से और उसको यहाँ से रिजेक्ट करके भेज दिया जाता है। हमारे यहाँ क्लियर हम लिखते हैं कि इस तारीख को ये सबमिट हुआ, इस तारीख को एक्सेप्ट हुआ, इस तारीख को ये पब्लिश हो रहा है, अर्थात आपका कॉपीराइट उसी दिन से बन जाता है जिस दिन हमारे पास आ गया। इसके बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस जर्नल को किसी तरीके से प्लेगरिज्म आर्टिकल का ना हो। ये निष्पक्षता होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और अग्रवाल जी, मैं ये समझता हूँ कि 80% पत्रकार, एटलीस्ट 80 से ज्यादा जो है पत्रकार जो हैं वो बिल्कुल निष्पक्ष ठीक है, बिल्कुल सही राह पर चल रहा है। लेकिन जो कुछ परसेंट है, साई ग्रुप की तरह 10-12% है, वो इसको पूरी तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 अप्रैल को जब हमने साई ग्रुप से 9 सवाल पूछे थे कि आपके ऊपर जिस तरह से मामले दर्ज हुए हैं उनका जवाब हमने लेने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया। क्या सवाल है, ग्राफिक के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर 1 था, गोवा की एक मीटिंग में भाषण दे रहे पिरसुन शुक्ला साई प्रसाद ग्रुप में किस पद पर तैनात हैं? जो हमने बाइट दिखाई थी, जो भाषण दे रहे थे, जो साई ग्रुप की तारीफ कर रहे थे, वो किस पद पर है? पहला सवाल हमने ये पूछा था। हमारा दूसरा सवाल था, कंपनी में उनकी भूमिका क्या है? आखिर क्या पद है, क्या काम करते हैं? दूसरा सवाल हमारा यह था, कोई जवाब नहीं मिला। सवाल नंबर 3 हमारा यह था, क्या कंपनी में पिरसुन की जिम्मेदारी कानूनी मामलों की देखरेख करने की है? जब हमने यह पूछा तब इसका भी जवाब नहीं मिला। सवाल नंबर 4 था, गोवा की बैठक में पिरसुन ने भाषण दिया, क्या आपको इस बात की जानकारी है? और अगर आपको जानकारी है तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? सवाल नंबर 5, क्या आपको इस बात की जानकारी है कि जब शुक्ला भाषण दे रहे थे तब बीच में एसपी त्रिपाठी ने वहां बैठे समूह को इस बात की जानकारी दी कि अरे 4 बार पुलिस पहुंची, रायपुर संजय दीक्षित ने एडीजीपी से क्राइम ब्रांच के एसपी को फोन करवाने के बाद आज तक वहां पर नहीं गई है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के उस एडीजीपी का नाम क्या है जिसने क्राइम ब्रांच के एसपी को फोन किया था? जब त्रिपाठी भाषण दे रहे थे तब एक आवाज आती है जिसमें कहा जाता है कि हेमंत ने रायपुर के मामले में मदद से कभी मना नहीं किया। हमने ये जानना चाहा कि उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसने ये बातें कही थीं। यह हमारा छठा सवाल था, लेकिन इसका जवाब भी हमें नहीं मिला। सवाल नंबर हमारा 7 था, उसका पदनाम क्या है? और सवाल नंबर 8, वे किस कंपनी से जुड़ा हुआ है? तो ये 9 सवाल थे। 9वां सवाल था, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि न्यूज एक्सप्रेस के कर्मचारी संजय दीक्षित और हेमंत ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर पुलिस और सरकार के बड़े अधिकारियों को सीआईएस के खिलाफ कार्रवाई करने से रोका? तो 9 सवाल हमने पूछे थे साई ग्रुप से, इसका जवाब मांगा था, लेकिन साई ग्रुप ने अभी तक जवाब नहीं दिया। 2 अप्रैल को हमने एक मेल की थी जिस तरह से हमने सवाल पूछे, लेकिन अभी तक जवाब नहीं दिया। कहीं ना कहीं दुश्मन जी, उनकी नीयत और नीति बिल्कुल साफ जाहिर होती है कि गोरख धंधे से किस तरह से वो जुड़े हैं, किस तरह से काम चल रहा है। इसीलिए उन्होंने हमारे सवालों का जवाब देना भी सही नहीं समझा, नहीं समझा, ठीक नहीं। स्वाभाविक है कि जो आपने सवाल किए उन सवालों का उनको जवाब देना चाहिए था, उन्हें बताना चाहिए था कि कुछ किस हैसियत से वो भाषण दे रहे थे और उनका नाम क्या था, किस पद से संबंध थे और क्या लीगल सारे कार्य भी कंपनी के वो संभाल रहे थे, किस कैपेसिटी में वो अधिकारी कौन थे जिन अधिकारी ने एसपी को कार्रवाई करने से रोका। तो उस सब से जो बातचीत आपकी हो रही है, जो आपने 9 प्रश्न आपने दिखाए हैं और इन लोगों ने जो आपके प्रश्नों के आंसर नहीं दिए, उससे साफ साबित होता है कि वो साजिश के तहत उन लोगों ने आपसे कोई कमिटमेंट नहीं किया, कोई आंसर आपको नहीं दिया है जी। मेरा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है कि इस तरह की कंपनियां, इस तरह के लोग मीडिया को शर्मसार करने वाले हैं। मीडिया के नाम पे जो गोरख धंधा करते हैं वो देश के लिए, समाज के लिए और लोकतंत्र के लिए हानिकारक हैं।
लिहाजा इन पे लगाम लगनी चाहिए और इनकी सबसे पहले इनकी जांच होनी चाहिए, और जांच होने के बाद जो बातें आपने कही हैं वो प्रूव हो जाती हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई हो कैसे? अधिकारियों को सेट करने की बात की जाती है, प्रशासनिक जो अमला है कहीं ना कहीं उसको भी इस्तेमाल किया जा रहा है मीडिया के जरिए, अपने प्रभाव के जरिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ऑपरेशन साई ग्रुप। मनोज जी, नहीं लगता कि जब सरकार चैनल का लाइसेंस देती है तब कहीं ना कहीं उसको भी इस बात की तफ्तीश कर लेना चाहिए कि किसको चैनल दे रहे हैं? इस तरह की कंपनियों को अगर चैनल मिल जाता है, जिस तरह से चिटफंड कंपनियां हैं या प्रॉपर्टी का काम कर रही हैं, लोगों को बहका के उनके पैसे हड़प रही हैं, अगर इस तरह के लोगों को जब मिल जाते हैं चैनल तो उसका गलत इस्तेमाल होता है और पूरी मीडिया बदनाम होती है, पूरा ग्रुप बदनाम होता है। बिल्कुल, ये पूरा केस देखने के बाद आसिफ ऐसा ही लगता है कि मैं जैसा बार बार कह रहा हूं कि चाहे चिटफंड कंपनियां हो या दूसरी कंपनियां हो, वो मीडिया का इस्तेमाल अपने गोरख धंधों को छिपाने के लिए, अपनी गड़बड़ियों को छिपाने के लिए और राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पे अपना प्रभाव जमाने के लिए, उसे प्रभावित करने के लिए मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग, और इनके खिलाफ सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे हैरानी होती है कि पत्रकारिता में किसी का वर्जन लिया जाता है। जब ये 9 सवाल चैनल 1 ने पूछे तो क्यों जवाब इनके आज तक नहीं मिले? क्यों खामोश है साई प्रसाद ग्रुप? क्यों उसके लोग खामोश हैं? जवाब तो देना चाहिए ना इन सवालों का। और आप दूसरों को कह रहे हैं बदनाम, आप दूसरों की पत्रकारिता पर सवाल उठा रहे हैं और खुद घिरे हुए हैं आप सवालों से। बार बार से भी सवाल उठा रहा है साई प्रसाद ग्रुप की इस जो निवेश वाली नीतियां हैं, किसका पैसा जमा है, कहां पैसा जमा है? ये चिट फंड कंपनियों का जो मामला है बेहद गंभीर मामला है। इसमें सरकार को बेहद गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए। ये गरीबों का पैसा इसमें लगा हुआ है, ये बेचारे उन बेबस लोगों का पैसा है जो बड़े सपने सजोते हैं अपने बच्चों के लिए। ये बहुत गंभीर मामला है ये। और मुझे हैरानी होती है कि आज पत्रकारिता की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं। हम वतन अखबार बंद हुआ, सैकड़ों पत्रकार सड़क पे आ गए, किसी ने पूछा उन पत्रकारों को भविष्य का क्या होगा? मुझे आसिफ जी सबसे ज्यादा पीड़ा इसी बात की है कि जब बड़े लोग जो होते हैं इसमें आम पत्रकार मारा जाता है, आम पत्रकार पिसता है, उसकी नौकरी की, उसके भविष्य की कोई चिंता नहीं करता। ना सरकार को चिंता है, ना प्रशासन को चिंता है। बिल्कुल। अग्रवाल जी, क्या लगता है इस तरह से जो पत्रकारिता हो रही है कितना नुकसान हो रहा है पत्रकारिता को भी? पत्रकारिता को बदनाम करना ठीक नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि सरकार में के जो पूरा सिस्टम है अप्रूवल का, लाइसेंस देने का, रेगुलेशन का, अकाउंटेबिलिटी का, उसमें बहुत सारी कमियां हैं। वो जो कमियां हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि जो मेरिट है उसका कोई मीनिंग नहीं है। और कंसिडरेशंस हैं, उन कंसिडरेशंस के बेसिस पर अप्रूवल दी जाती है, उन कंसिडरेशंस के बेसिस पे लाइसेंसेस दिए जाते हैं, उन कंसिडरेशन के बेसिस के ऊपर अकाउंटेबिलिटी तय की जाती है। और उससे ऐसा होता है कि जो भी एजेंसी जिसको कि जिस प्रकार का अप्रूवल दिया है, चाहे वो एक टेक्निकल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो एक टीवी चैनल हो, चाहे एक पत्रकारिता का या न्यूज़पेपर हो, तो अगर उसको उस प्रकार से आपने रेगुलेट करने का प्रयत्न किया जिसके अंदर कंसिडरेशंस अदर देन मेरिट है, तो जरूरी बात है कि अब मितव्ययताएं होंगी, अपराध होंगे, लोग उसको मिसयूज करेंगे। और ये हैंडल मिल जाता है उन लोगों को जो इस तरीके के लाइसेंसेस खरीद करके उसको दुरुपयोग करते हैं। जी, मैं ये समझता हूं पत्रकार एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है और हर सिस्टम में, हर ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादातर लोग ईमानदार हैं। कुछ लोगों की वजह से बदनामी होती है, बुराइयों को ज्यादा उभारा जाता है। किसने कितनी अच्छी रिसर्च की, किसने अच्छा काम किया, कौन किस चीज को ज्यादा प्रमोट कर रहा है,
कौन मेरिट के बेसिस पे काम कर रहा है उसके बारे में ना तो न्यूज़पेपर कुछ लिखते हैं, ना टेलीविजन चैनल करते हैं, ना रेडियो ज़्यादा उसकी बात करता है। अगर कहीं छोटा सा क्राइम हो गया तो उसको उभारा जाता है, कितना बड़ा ये क्राइम हो गया है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, पुलिस ने ये काम नहीं किया, लोगों ने काम नहीं किया, सरकार ने ये काम नहीं किया। मैं ये समझता हूं कि जरूरी बात यह है कि सरकार को चाहिए कि वो अपना सिस्टम को इंप्रूव करे, वहां पर एकदम से अकाउंटेबिलिटी हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, चाहे वो प्राइमरी अप्रूवल के लिए हों, चाहे वो लाइसेंसेस के लिए हों, चाहे उसको मॉनिटरिंग करने वाले हों, उनके अगेंस्ट एक बड़ी सख्त कार्रवाई हो अगर उन्होंने किसी भी प्रकार कहीं पर भी मितव्ययताएं की हों या गलत काम किया हो। दुष्यंत जी, जिस तरह से अग्रवाल जी कह रहे हैं कि मामला अब दर्ज हो गया है, पहले भी कई बार मामला दर्ज हो चुका है साई ग्रुप के खिलाफ और पुलिस का बयान भी आपने देखा, तो अब मीडिया में मामला आने के बाद अब ऐसा नहीं लगता कि सरकार को एक आयोग गठित करना चाहिए या एक एजेंसी ऐसी गठित करना चाहिए जो साई ग्रुप का जो है जांच करे, कब कब और किन के खिलाफ इन्होंने फ्रॉड किया है, किस किस को धोखा दिया, जांच बैठना चाहिए मीडिया में खबर आने के बाद? नहीं, स्वाभाविक है इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। जो मीडिया का जो मुख्य उद्देश्य है वो सूचना लेना और सूचना देना उनका मुख्य कार्य है, और उसमें निष्पक्षता बहुत जरूरी है कि उसके मूल में निष्पक्षता है, वो किसी का पक्ष नहीं लेता है, और उसी से जो जनता है, जो समाज है, जो देश है, उसकी साख बढ़ती है और उसमें उसका विश्वास जमता है। ये जो पुलिस वाले बोल रहे थे, उनके खिलाफ जो केसेस को बता रहे थे और जो दस्तावेज आप दिखा रहे हैं, उसमें ये तय हो रहा है, उसमें ये कुछ हद तक तो ये तय हो ही रहा है, क्योंकि जब एफआईआर उनके खिलाफ हुई है तो जो सब इंस्पेक्टर बैठे थे, मैं सुन रहा था उनको, वो बोल रहे थे कि उनके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे। अगर वो कार्रवाई करेंगे तो जो लोग इस तरह का धंधा करते हैं, जो फ्रॉडलिज्म करते हैं, जो लोगों के विश्वास के प्रति विश्वासघात करते हैं, और ख़ास तौर से एक ऐसी संस्था जो पत्रकार जो देश के प्रति समर्पित हैं, उनके विश्वास को भी वो ठेस पहुंचाते हैं, तो निष्पक्ष रूप से, निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो इस तरह के धंधों में लगे हुए हैं, जो चिटफंड के धंधों में लगे हुए हैं और पत्रकारिता का टैग लगा के वो अगर मिसयूज़ करते हैं या लोगों पे दबाव बनाते हैं या अपने प्रभाव से लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, तो बहुत बुरी बात है, बहुत गलत बात है। देश के लिए, मैं एक बार फिर कहूँगा, देश के लिए, समाज के लिए और खासतौर से डेमोक्रेसी के लिए, देश के नागरिकों के लिए बहुत गलत है। आप लोग भी बधाई के पात्र हैं कि आप लोगों ने अब खुद पत्रकारिता में रहते हुए ऐसा विषय उठाया। लिहाजा ये जो साहसिक कार्य आप कर रहे हैं, ये साहस भी आपका उसी प्रखरता से आगे बढ़ना चाहिए, जिससे कि जो इस तरह के लोग आगे, हमारी कोशिश यही है। लेकिन मनोज जी, एक सवाल ये उठता है, जिस तरह से हमने आपको दिखाया कि एक पुलिस अधिकारी का बयान आया कि मामले दर्ज हैं, दूसरी तरफ उस कंपनी के अधिकारियों का आपने देखा किस तरह से भाषण दे रहे हैं, पुलिस वालों को सेट करने का मामला, प्रशासन को सेट करने का मामला सामने आया है। अब मामला तो पुलिस के ही पास जाएगा, जब पूरा प्रशासन सेट करे बैठे तो कार्रवाई कैसी होगी? एक बड़ा सवाल ये भी है मनोज जी। इसीलिए मैं कहता हूं, जो आपने आयोग गठन करने की बात हुई, बिल्कुल आयोग गठन करना चाहिए इस पूरे मामले पर कि चिटफंड कंपनी, ये साई प्रसाद ग्रुप जो है और इसका मीडिया का जो नेक्सस है, इसकी जांच जरूरी है। देखिए, ये साई प्रसाद ग्रुप का ही केवल मामला नहीं है। अगर एक विषय की जांच होगी और यह पता लगेगा कि एक ग्रुप मीडिया का इस्तेमाल अपने घोरक धंधों के लिए कर रहा है और उसमें दूध का दूध पानी हो जाए, जी साफ हो जाएगा। पानी क्या है, दूध क्या है, साफ हो जाएगा उसमें कि कितने दोषी हैं, कितने नहीं हैं। लेकिन उसका एक अच्छा काम यह होगा कि मीडिया की भूमिका अलग होगी और चिट फंड कंपनी की भूमिका अलग होगी। अभी क्या हो रहा है इस देश में, चिट फंड कंपनी और मीडिया सब धंधा घालमेल कर दिया गया है। चिट फंड कंपनी मीडिया का इस्तेमाल करेगी, मीडिया के जरिए अपने धंधों को बचाएगी। ये एक बहुत खतरनाक संकेत है। देखिए आसिफ जी, दुनिया के कई देश हैं, अमेरिका में ऐसी व्यवस्था है कि एक मालिक अगर अखबार निकालता है तो वो दूसरा सीमेंट नहीं बेच सकता। अपने देश में एक मालिक सीमेंट भी बेचेगा, अखबार भी निकालेगा, चैनल भी खोलेगा, चिटफंड कंपनी भी करेगा, तेल भी बेचेगा, सारे काम करेगा। अरे भाई, कोई एक सिस्टम होगा, नहीं होगा। और एनडीए की जब सरकार थी उस समय चर्चा देश में उठी थी, मांग की थी पत्रकारों ने कि पत्रकारिता को बचाना है तो इन चिटफंड कंपनियों, प्रॉपर्टी डीलरों और ये बिल्डर जो हैं, इनसे बचाना होगा पहले, वरना पत्रकारिता का इस्तेमाल अपने धंधों के लिए ऐसे करते रहेंगे ये लोग और आम पत्रकार इसमें पिसता रहेगा। बिल्कुल, जिस तरह से अग्रवाल, अब मीडिया में यह बात आ रही है कि साई ग्रुप इस तरह से मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहा है, क्या अब मीडिया सामने आई, क्या सरकार को भी आगे आना चाहिए और कार्रवाई उनके खिलाफ होना चाहिए? क्योंकि पूरी पत्रकारिता का सवाल है अग्रवाल जी। देखिए, मैं
इनसे सहमत नहीं हूँ इस बात में, क्योंकि मीडिया में चाहे वो टेलीविज़न चैनल हो या न्यूज़पेपर हो, उसके लिए एक बड़ी लार्ज गाइजेंटिक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है जी। वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी? पत्रकारिता में केवल ही व्यक्ति नहीं जा सकता है, उसके लिए ज़रूरी है कि उसके कुछ और इंटरेस्ट हो सकते हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति को सेल्फ रेगुलेशन करना बहुत ज़रूरी है। हर एक चीज़ का एक दो पैरेलल लाइंस के बीच में चलना बहुत ज़रूरी है। पत्रकार स्वयं को प्रमोट करे वो भी ठीक नहीं है, और पत्रकार मालिक को प्रमोट करे वो भी ठीक नहीं है। तो ज़रूरी बात है कि एक दो पैरेलल लाइंस हैं, इससे बियॉन्ड जैसे ही कोई व्यक्ति जाता है तो सरकार का जो अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है वो एकदम से इन्वोक होना चाहिए, उसकी कोशिश होनी चाहिए। अगर कोई अफसर उस चीज़ को नहीं देखता है, उस अफसर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर एक बार इस प्रकार की कार्रवाई होने लगेगी तो मीडिया, अगर मीडिया हो या कोई और इंस्टीट्यूशन हो, अगर वो स्वयं सेल्फ रेगुलेट नहीं करते हैं तो ज़रूरी बात है कि वो अफसर उसको रेगुलेट करेगा। लेकिन अभी क्या समस्या है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो खुद सेल्फ रेगुलेट नहीं करती हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि अफसर हम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा, चाहे तो वो उसको इन्फ्लुएंस करेंगे, चाहे उनको वो ब्राइब करेंगे। और अफसर ये जानता है कि मैं आराम से बैठा हूँ, मेरे अगेंस्ट किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, आप कितना भी मुझे एक्सपोज कर लें, कितनी कंप्लेंट कर लें। एक अफसर के खिलाफ एक रेगुलेटरी एजेंसी के अन्ना हजारे ने कंप्लेंट की जी, प्राइम मिनिस्टर को कंप्लेंट की। अन्ना हजारे के चरित्र को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, वेब के ऊपर क्लियर है ये, लेकिन उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा उसको एक जगह से ट्रांसफर करके दूसरी जगह कर दिया गया, वो और ज़्यादा चौड़ा हो गया और उसने जो है गलत काम करने शुरू कर दिए। इस प्रकार की जो चीजें होती हैं ये गलत हैं। बिल्कुल, उनको किस प्रकार से रोका जा सकता है, ये सरकार का कर्तव्य है। सेल्फ रेगुलेट एंड देन रेगुलेट बाय द गवर्नमेंट रेगुलेट, बिल्कुल, थिंग्स विल ऑटोमेटिकली बी ऑलराइट। कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कहां पर कोई है जहां आदमी जाए शिकायत लेके अपनी। आज जैसे मनोज जी, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, ऐसी कोई प्राधिकरण बना ही नहीं है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बात इसी पे कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल ये चिटफंड कंपनियां कर रही हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि चिटफंड कंपनियां जिस तरह से मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रही हैं, पत्रकारिता को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं, सरकार को इस तरफ अंकुश लगाना चाहिए। हमसे बातचीत करने के लिए, इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मीडिया में अगर इसी तरह से इस्तेमाल होता रहेगा, अपने गोरख धंधे को छुपाने के लिए मीडिया का इस्तेमाल होता रहेगा, तो पत्रकारिता भी बदनाम होती रहेगी। लेकिन सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए चैनल 1 न्यूज़। नमस्कार।